हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग की घर में पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो माय नेम इज लविश एंड आज मैं आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो लॉ की सी एंटर लॉ में मई 24 के एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पे कन्वर्ट होकर आ सकते हैं, उसकी एक बहुत ही प्यारी सी लिस्ट बना के लाया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको वहां दिख सकते हैं, उसको क्यों ना हम लोग अभी बहुत ज्यादा अच्छे से कर लिए। तो सर, आपने ये लिस्ट कैसे बनाई है? यारो, हम क्या करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में भी, नवंबर 23 अटेम्प्ट में भी और अभी भी, तो हम लोग हर साल एमटीपी आरटीपी का एकदम अच्छे से एनालिसिस करते हैं। लास्ट 4-5 अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी और सारा कुछ उठा के उसको एनालिसिस करते हैं और फिर अपने हिसाब से ये एक लिस्ट बनाते हैं। तो ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं कि केवल इतना ही पढ़ लिए तो हो जाएगा, नहीं। बट ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या सेक्शंस है या टॉपिक्स है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिलेवेंसी रखते हैं। तो प्लीज आप इनको तो छोड़ के मत जाइएगा, इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट। बट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन सेक्शंस को भी बहुत ज्यादा अच्छे से कर लिया, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान लगा दिया, एक बार नहीं इनको 2 बार पढ़ लिया, तो आपकी कहीं ना कहीं 60 मार्क्स की तो गारंटी है। मतलब कि 60-65 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर उठने वाला है। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में भी 60 to 65 70 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर जो हमने अपने बच्चों को टॉपिक्स दिए थे, उसी में से उठा था। ठीक है, और मैं पास्ट वाले स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा कि अगर आपका ऐसा हुआ था तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा चलिए हम लोग और लॉ के पेपर में क्या क्या रिलेवेंसी रखती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसको भी डिकोड करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी एंड मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें प्लीज अच्छे से ध्यान दिए, पूरा इसको आखिरी तक समझना। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, जहां जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, सारा इसके अंदर, सारा एमटीपी आरटीपी, पास्ट में इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड क्या रहा है, इंस्टीट्यूट किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो सब कुछ एक क्रक्स बना के मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप बहुत इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो जो हमारा जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जो प्रिलिमिनरी है या डेफिनेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, किन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आप देख लेना। लिस्टेड कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये बन सकता है 2 क्लॉज 52 अराउंड इसकी डेफिनेशन आती है। तो प्लीज लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना। इसमें आई थिंक नवंबर 22 में एक बार क्वेश्चन बना था, फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन बने। स्मॉल कंपनी क्योंकि अभी 2-3 बार अमेंडमेंट आया है, साल 1.5 साल पहले, तो ये इंपॉर्टेंट अभी भी रहती है। होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर भी है, ये लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देख लेना, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीआरएल वाला, वो याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज लिखना मैं भूल गया हूँ, वो है नेटवर्थ की डेफिनेशन। प्लीज एक बार नेटवर्थ की भी डेफिनेशन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेटवर्थ को भी लिख लेंगे और उसको भी देख लेंगे। ये डेफिनेशन सेक्शन में मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, बट इन टॉपिक्स को या इन सेक्शंस को आप पढ़ेंगे एग्जाम के एक बार पहले, तो इनके ऊपर अपना ज्यादा जोर लगाइएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये अच्छा चैप्टर है, कहीं ना कहीं कैटेगरी ए वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको सेक्शन 3A अच्छे से पढ़ना है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सॉरी, सेक्शन 3A इज फॉर द मेंबर सेवरली लायबल, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन पढ़ना है। एक शॉर्ट नोट या केस लॉ भी देगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे एंट्रेंचमेंट पूछ सकता है, अल्टीमेटली पूछेगा एंट्रेंचमेंट क्या होता है या ये कौन से प्रोविजन है, तो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन। और प्राइवेट कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में कब क्या कराना रहता है, वो सारा कुछ। सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछ सकता है, माइट भी पूछ ले। ठीक है, चांसेस थोड़े कम है, बट फिर भी आप एक बार प्रोसेस देख लेना, 7 स्टेप में जो भी कंपनी बनती है वो सारा कुछ देख लेना। सेक्शन 8 अपने आप में इंपॉर्टेंट जाता है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें हम लोग एक फॉर्म पढ़ते हैं, फॉर्म 20A वाला, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, ये अच्छे से पढ़ लेना। सेक्शन 13 आप अल्ट्रेशन अच्छे से पढ़ना, अल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। सेक्शन 19 में अच्छे से पढ़ लेना कि सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर नहीं लग सकती। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर केस लॉ आने के चांसेस है, इसके ऊपर भी आ सकता है। इसमें वो ट्रेडमार्क और कब कब गवर्नमेंट हमको नेम चेंज करने बोलेगी, 3 मंथ्स का टाइम लिमिट है, जो भी है XYZ, इसके अंदर की सारी प्रोविजन आप अच्छे से पढ़ना। एक बार जब इनको पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स के ऊपर अपना जोर ज्यादा देना। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर देखिए। प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में सेक्शन 26 की एक नॉर्मल इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मैटर्स हम लोग स्टेट करेंगे प्रोस्पेक्टस में, वो सब आता है। ठीक है, तुम दोगे साथ में ना सेक्शन 27, जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको सेक्शन बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, सेक्शन 27 पढ़िएगा। और शेल प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग वगैरह तो है ही इसके अंदर।
ठीक है। सेक्शन 34 जो हम लोग पढ़ते हैं, और उसके साथ 447 जो हम लोग जल्लाद सेक्शन के तौर पे जानते हैं, इसमें बहुत सारी पेनल्टीज दी गई है। पेनल्टी हमको बहुत अच्छे से ये सेक्शन की करनी है। 34 क्रिमिनल ऑफेंस के साथ 447 अच्छे से करना, ठीक है। 41 ये जीडी, ये वाला जी जो आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स अभी एडिशन हुआ है न्यू सिलेबस में, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये भी पढ़िएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। ये सेक्शंस की लिस्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में पढ़ना, बहुत बार केस लॉ बना हुआ है। इरेगुलर अलॉटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर कंसीडर्ड, कब एक अलॉटमेंट इरेगुलर हो जाता है। तो जो जो भी कंडीशन है या जो जो भी पॉइंट्स है आपको वो याद रखने, ठीक है। और अलॉटमेंट का जो टाइम लिमिट वगैरह है ना, अब एक बार वो देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म फाइलिंग करना है, PS3 हमने ये पढ़ा था, वो सारा कुछ एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा डिपॉजिट वाले चैप्टर में आएंगे तो कौन सी चीजों को आरबीआई ने डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया, या जिसको हम लोग नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं कि ये चीजें डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आती है, डिपॉजिट नहीं होता, आरबीआई ने हमको इसको मना कर रखा है, तो वो आप पढ़ना। सेक्शन 73 74 याद रखना कि कब पब्लिक कंपनी एक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से, कब मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, वो सब उसकी जो भी लिमिट्स है आप वो याद रखना। 35%, 10%, 20% एक्सपेक्टेड जो भी लिमिट्स है उसके अंदर, वो सब कुछ आपको याद रखना है, एक बार अच्छे से देखना। उसके अलावा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के बारे में देखना, डीआरआर जो बनाना है, एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, DPT3 करके एक फॉर्म होता है जो 30 जून तक की हमको फाइल करना होता है, तो इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिलेवेंट चीजें हो सकती है जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, सरप्राइजिंगली भी, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी, मैंने कोशिश की इसके अंदर सारी चीजें आ जाए। इसके अलावा अच्छा, आप लोग केवल इसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, आप लोग बाकी के भी जो सेक्शंस है, बाकी भी जो टॉपिक है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 43 में जो डीवीआर है, रूल 4 के साथ जो हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं वो आ सकता है, ठीक है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पढ़ लेना, कितने टाइम पे इशू करना है, क्या होगा। 48 में हम लोग वेरिएशन ऑफ शेयरहोल्डर्स राइट्स, शेयर प्रीमियम आप पढ़ लेना। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 5 बातें हैं वो पढ़ लेना, कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर सकते हैं। सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट भी जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है और उसकी क्या कंडीशन है, वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ, जब हमारे पास फंड नहीं होता है तो हम लोग फर्दर शेयर्स इशू करते हैं और पुराने शेयर्स को रिडीम रिडीम करके डिम्ड रिडीम मान लेते हैं, वो वाला जो केस है वो देख लेना। ट्रांसफर ट्रांसमिशन का रेफ्यूजल देखना कि अगर कंपनी रेफ्यूज करी तो कितना दिन का टाइम पीरियड है, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, एक बार वो वाला अच्छे से देख लेना। फिर सेक्शन 62 के तीनों क्लॉजेस, ठीक है, 62(1)(a)(b) और (c) तीनों देख लेना। राइट इशू, FPO वाला और ESOP वाला और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तीनों अच्छे से देख के जाना। उसके अलावा बोनस शेयर और उसकी कंडीशन देख लेना, कब इशू हो सकता है, कहां से हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, CRR क्या होता है, ये सब सेक्शन 67 में देख लेना। कि कब कंपनी ओन शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, उसमें भी एम्प्लॉय वाला जो 6 मंथ की सैलरी वाला पॉइंट है वो वाला देख लेना। 68 बायबैक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायबैक तो बहुत ही अच्छे से करना, A to Z सारी चीजें करना, बायबैक से एक क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है। इसके अलावा डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, कब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, सारा कुछ देख लेना। इसकी क्या लिमिट है वो देख लेना। डिबेंचर ट्रस्टी जब 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स होते हैं तब करना रहता है, ये जो भी हमने लिमिट्स पढ़ी है वो सारा कुछ देख लेना। DRR क्या होता है, कितने अमाउंट का बनाना है, क्या करना है, वो सब देख लेना। कब तक बनाना है, 30 मार्च और एक्सवाइजेड 31 मार्च, और हमने जो भी एक्सवाइजेड चीजें पढ़ी 30 अप्रैल तक का एक्सवाइजेड, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर लेना। इसके अलावा चार्जेस वाले चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो फॉर्म नंबर हमने देखा CHG1, CHG9, CHG4, जो भी हमने फॉर्म्स पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेना। टाइम लिमिट क्या है, हमने 3 टाइम लिमिट पढ़ी थी, 30 दिन, 60 दिन, एडिशनल फीस, नॉर्मल फीस, एड वैलोरम फीस, वो आप देख लेना। टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप 3 टाइप के जो भी हमने चार्जेस पढ़े, फ्लोटिंग, फिक्स, क्रिस्टलाइजेशन, वो आप देख लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस क्या क्या होता है, कब मॉडिफिकेशन होता है चार्ज का, वो आप एक बार देख लेना। हाँ, एक बार सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज भी इंपॉर्टेंट होता है, बट ठीक है, सेटिस्फेक्शन अपनी जगह उतना हार्ड नहीं है, बट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होता है लेकिन आज डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के अंदर हम लोग जाएंगे तो प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्या टाइम लिमिट है, कब सेपरेट बैंक अकाउंट में कितने दिन में ट्रांसफर करना है, 7 दिन, 5 दिन, 30 दिन, जो भी उसमें टाइम लिमिट है आपको वो याद रखना है। और अगर लॉस है या इनएडिकेट प्रॉफिट है तो डिविडेंड पेमेंट करने की क्या कंडीशन है, कब हमको लॉस माइनस करना है, हम लोग कितना पैसा कहाँ से निकाल सकते हैं, कितना रिजर्व में रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो भी पढ़े। और IPF क्या होता है, 7 साल वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लेना।
बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आता है एमजीटी, वन ऑफ द बड़ा सबसे बड़ा चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फॉरेन रजिस्टर सेक्शन 88। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसका एक पॉइंट था फॉरेन रजिस्टर। तो इसमें फॉरेन रजिस्टर अच्छे से पढ़ना, एसबीओ का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से करना, एनुअल रिटर्न तो नो डाउट एकदम अच्छे से हमको करना है। इसमें हमको याद रखना है एमजीटी 7A और 7 वाला याद रखना, सेक्शन 96 एजीएम उसकी टाइम लिमिट, सेक्शन 100 ईजीएम में उसकी जो लिमिट्स है। ठीक है, और कब हम लोग शॉर्टर नोटिस में ईजीएम अगर बुला सकते हैं वो सब वाला पॉइंट देखो। 101 में नोटिस आ गया, 103, 104, 105 ये सारी चीजें जो भी हमने कोरम प्रॉक्सी और इसके रिगार्डिंग जो भी सारी चीजें पढ़ी है, आप उसको भी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड पोस्टल बैलॉट 110 की जो कंडीशन है, पोस्टल बैलॉट 110 में आता है और इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से करना है। 111 115 जो सेक्शन है वो स्पेशल नोटिस आपको बहुत अच्छे से करना है, और सेक्शन 118 मिनट्स, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, बहुत अच्छे से करना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया मिनट्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिनट्स को भी बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ते अकाउंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वैसे तो चैप्टर 1 में भी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में रिलेवेंट पॉइंट, जो ओपीसी स्मॉल कंपनी ये लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है वाले पॉइंट के ऊपर कैश फ्लो आ सकता है। नफरा क्या है, नफरा की पावर, नफरा के फंक्शंस, ये सब आ सकता है। बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, बोर्ड डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट आने की बहुत बहुत संभावना है। डीआरएस के ऊपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीआरएस क्या बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। सेक्शन 135 सीएसआर के ऊपर तो बार बार हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ऑडिट में भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑडिट के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज आपके लिए बुलाऊंगा बस थोड़े दिनों में। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 136 157 आप पढ़ेंगे तो एओसी फॉर उसकी फाइलिंग होती है, कितने दिन में करना है, क्या करना है, आप ये फॉर्म को भी अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 में बताते हैं, उसकी लिमिट पढ़ लेना। सेक्शन 129 और 129A, ये वाला क्वेश्चन मई 22 में बना था, आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग था बट बहुत अच्छा बन गया था। ये क्या था, इसमें क्या होता है 129A में कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है उनको पीरियोडिक बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है, हर कंपनी को नहीं करना पड़ता है बट कुछ चुनिंदा कंपनी को करना पड़ता है। तो ये सेक्शन बताता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर 10। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, केस फ्लो बन सकता है, फेस वैल्यू 1 लाख का आपके रिलेटिव्स रख रहे हैं, शेयर रख रहे हैं, वो वाले पॉइंट्स। ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर कौन सी कंपनी के ऊपर, ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिट याद रखना, कौन सी कंपनी के ऊपर रोटेशन ऑफ ऑर्डर की कॉन्सेप्ट लगते हैं और कौन सी कंपनी के ऊपर नहीं लगते, वो सब कुछ। ठीक है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 अगर हमको ये बताते हैं फ्रॉड रिपोर्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, रेजिग्नेशन और रिमूवल में क्या सीन होता है, रिमूव कैसे करते हैं हम सकते हैं हम ऑडिटर को, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी नहीं लेनी, एक बार वो पढ़ लेना। इसके अलावा अपॉइंटमेंट के लिए क्या टाइम लिमिट है, ठीक है, वो सब कुछ देखना। कैजुअल वैकेंसी में फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे, कैजुअल वैकेंसी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, 144 में कोई काम नहीं कर सकता ऑडिटर, वो सारी एक देख लेना। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो 5 में 5 मार्क्स आनी चाहिए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, मतलब कि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, फॉरेन कंपनी क्या होती है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। उसका एग्जाम्पल अगर चेक कर लेना, और सेक्शन 379 380 381 382 389 393, ये जो भी इसके अंदर सेक्शन है आप उसको एक बार प्लीज अच्छे से कर लेना, इजी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर से भी आप एक्सपेक्ट कर लो। फिर आता है फेमा। ठीक है, फेमा में आपको बहुत अच्छे से करना है प्लीज, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फेमा फेमा बहुत अच्छे से करना एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, इसको तो अच्छे से करना, एग्जाम वाले दिन भी सुबह सुबह आप चाहो तो प्लीज फेमा करके जाना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, फास्ट रिवीजन। फेमा में पीआरआई कौन होता है, पीआरओआई कौन होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस उसका पढ़ लेना। एलआरएस क्या होता है, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, ये क्या होता है, इसमें वो जो 2.5 लाख XYZ जो भी लिमिट होती है वो देख लेना। उसके अलावा करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और सारे शेड्यूल देख लेना, परमिटेड प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड जो भी है सारा कुछ आप एक बार शेड्यूल देख लेना, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ शेड्यूल्स में लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मे और शेल क्या होता है, नॉसिटर असोसिएट क्या होता है, प्रोविजो एक्सेप्शन सेविंग क्लॉजेस क्या होता है, वो सब एक बार देख लेना। और नॉट विद स्टैंडिंग सब्जेक्ट टू विदाउट प्रेजुडाइज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मतलब है, अब हम लोग इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है दोनों इसमें। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे बोलते हैं थोड़ा टेक्निकल है, और मैं मानता भी हूँ टेक्निकल है, और बच्चे इसमें रट्टाफिकेशन में जाते हैं। ठीक है, इसमें समझने लायक एक लेवल तक होता है, कुछ कुछ चीजों को याद करना ही पड़ता है, तो आप एटलीस्ट इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख लेना।
ठीक है, एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एड्यूजन जेनेरिस क्या है, एक बार ये देख लेना। इसके अलावा जनरल क्लॉजेज में प्रिएम्बल क्या होता है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, रिपील क्या होता है, गुड फेथ की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, और सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है। एटलीस्ट ये तो बहुत अच्छे से देखना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बट इसको प्लीज बहुत ज्यादा अच्छे से देखना। इसके अलावा एलएलपी एक्ट, तो एलएलपी जो अभी नया एडिशन हुआ है उसमें एलएलपी का नेम के बारे में, एडमिशन और सीजमेंट ऑफ पार्टनर की, कब पार्टनर एडमिट होता है, कब सीज हो जाता है, कब उसके चेंजेस को हमको आरओसी को इन्फॉर्म करना है, वाइंडिंग अप कैसे होता है एलएलपी का, पार्टनर्स की लायबिलिटी कब अराइज होती है, और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर एलएलपी, कंपाउंडिंग कैसे होती है एलएलपी के अंदर, एलएलपी एक्ट के तहत, आपको वो भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स की आपको जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके वहां से सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो गाइस, सो फॉर टुडे आई एम लिविंग इट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड आई होप आप लोगों ने इसको पूरा देखा होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल में आपको अर्लीस्ट अवेलेबल करा देता हूँ। मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 50 to 60 मार्क्स का पेपर आना है। और ये बोल रहा हूँ, केवल एग्जॉस्टिव स्टडी या सेलेक्टिव स्टडी केवल इन सेक्शंस का मत करना। आप सारे सेक्शंस या सारे टॉपिक्स पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, इंक्लूसिव वे में पढ़ना, बट इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से जोर लगा के पढ़ना, ज्यादा एफर्ट लगा के पढ़ना। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ऐसे ही ऑडिट की भी आपके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या ऐसे कोई क्वेश्चन जिनके ऊपर, ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो लिस्ट भी आपके सामने लिखे आऊंगा। सो फॉर टुडे, थैंक यू, बाय गाइस।